गाइस, स्वागत है फिर से आप लोग का आज की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जो है कंबशन एंड फ्लेम यानी कि दहन और लौ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, यानी कि हम कई तरह से फ्यूल का यूज़ करते हैं हमारे घर पर, इंडस्ट्रीज में, एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों को चलाने के लिए। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन योर होम? क्या आप ऐसे कुछ फ्यूल्स का, ईंधन का नाम बता सकते हैं जो आपके घर पे इस्तेमाल किए जाते हो? हाँ, केरोसिन, काउडंग। केरोसिन और काउडंग हमारे घर पे इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ फ्यूल्स हैं। वुड का, कोल, कारकोल, पेट्रोल, डीजल। और रनिंग ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों को चलाने के लिए भी पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। और खाना बनाने के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेट्रा। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, यानी कि आप तो जानते होंगे कि एक कैंडल कैसे बर्न होता है, यानी कि कैसे जलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक अ कोल? यानी कि एक कैंडल के जलने में और एक कोल के जलने में कैसे क्या अंतर है? मे यू बी एबल टू गेस राइट। आप सही गेस कर सकते हैं। कैंडल बर्न इज अ फ्लेम वेयर कोल डज नॉट, यानी कि कैंडल, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये कैंडल है, कैंडल में फ्लेम होता है। और कोल कोल जब बर्न होता है वो शाइन करता है, फ्लेम उसके अंदर नहीं होता है, वो ग्लो करता है। और कैंडल ग्लो नहीं करता, उसके पास फ्लेम होता है, उससे वो रोशनी करता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। हम ऐसे कई मटेरियल देख सकते हैं जो बिना फ्लेम का जलता है, जैसे कि कारकोल। Let us study the chemical process of burning and type of flame produced during this process. चलिए देख लेते हैं कि कैसे किस किस टाइप के कॉम्बशन होते हैं और कैसे कैसे ये सब जलते हैं। हम इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल चीज़ को देख लेते हैं, कौन कौन से चीज़ें इनफ्लेमेबल यानी कि किस किस चीज़ में फ्लेम नहीं होता है और क्या क्या। चलिए हम इस चैप्टर को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ कंबशन। तो कंबशन, किसी भी चीज़ के जलने को हम लोग कंबशन कर सकते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास VII, यानी कि आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी की होगी, उसको याद करिए जो आपने किया था, एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। तो आपने जब वो एक्टिविटी की थी तो आपने जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन जल रहा है यहाँ पे। तो आपने जब ये एक्टिविटी किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, उसके साथ हीट और लाइट भी फॉर्म हो रहा है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जला रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट एंड लाइट एक साथ प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली वी कैन परफॉर्म एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ कारकोल। अब हम क्लास 8 में एक कारकोल के साथ सिमिलर एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि वैसा ही एक्टिविटी कर सकते हैं। होल्ड द पीस ऑफ विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल, यानी कि आप कारकोल को चिमटी से पकड़िए और एक जलते हुए कैंडल के पास लाइए। बर्सन बर्नर, व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे? वी फाइंड दैट कारकोल बर्न इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। यानी कि आप देखेंगे कि कारकोल जो जिसको हम लोग चिमटी में पकड़ के जला रहे हैं वो जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion, यानी कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जले उसको हम लोग कंबशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल, यानी कि जो भी चीज़ जलता है उसको हम लोग कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, इसको कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को हम लोग फ्यूल भी कर सकते हैं। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फ्यूल होता है वो सॉलिड, लिक्विड चाहे गैस तीनों के फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड के फॉर्म में जैसे कोल होता है, लिक्विड के फॉर्म में एलपीजी लिक्विड के फॉर्म में होता है, और गैस के फॉर्म में तो आप लोग जानते ही होंगे नेचुरल गैस, CNG नेचुरल गैस, LPG लिक्विड गैस दोनों के फॉर्म में होता है। समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, यानी कि कभी कभी तो कंबशन के दौरान यानी कि जलने के दौरान लाइट भी होता है, यानी कि कंबशन में लाइट भी होता है। इधर एज फ्लेम और एज ग्लो, यानी कि फ्लेम जिसे कैंडल में आप लोग ने देखा होगा उसमें फ्लेम होता है। फ्लेम जब होता है तो रोशनी उसमें से निकलती है, और कोल में ग्लो होता है तब उसमें से भी रोशनी निकलती है। तो चाहे वो फ्लेम हो चाहे वो ग्लो हो, उसमें से रोशनी निकलेगी कंबशन के समय। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम और कारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। जैसा कि आप लोग ने पहले देखा कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और कारकोल को जलाया, तो मैग्नीशियम रिबन और कारकोल जल गया, इसलिए हम लोग उसको कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कहेंगे। We were told that food is fuel for our body.
जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये आदमी कह रहा है कि हमारा जो फूड होता है वो हमारे शरीर के लिए फ्यूल होता है। तो इसको ये लड़की अब समझाएगी, देखिए। राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस, वी लर्न दैट इन क्लास 7th। यानी कि आप लोग ने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में जो खाना होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलता है, उसी की वजह से हमारे शरीर में गर्मी पैदा होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल, यू कैन ऐड दोस टू टेबल 6.1। तो आपको इस टेबल 6.1 में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जो जलता हो, यानी कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हो या फिर फ्यूल हो। वुड, पेपर, आयरन नेल, केरोसिन ऑयल, ये आपको बताना है कि कंबस्टिबल है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। वुड कंबस्टिबल होता है, पेपर भी कंबस्टिबल होता है, आयरन नेल कंबस्टिबल नहीं होता है, केरोसिन ऑयल भी कंबस्टिबल होता है, स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल, स्ट्रो भी कंबस्टिबल हो सकता है, कारकोल भी कंबस्टिबल होता है, मैस्टिक भी कंबस्टिबल होता है, लेकिन ग्लास कंबस्टिबल नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस when air can enter the chimney from below, in case when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produce smoke, in case the flame finally goes off because the air is not available। यानी कि कंबशन होने के लिए एयर का होना जरूरी होता है। अगर एयर नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि आपने आग जलाया और एयर अचानक से ख़त्म हो गया, मान लीजिए कि वहाँ एयर ख़त्म हो गया, एयर अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो आग बुझ जाएगा और उसमें से स्मोक निकलने लगेगा। We have read that sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion। यानी कि जो सन होता है वो अपना खुद का हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसमें भी कुछ कंबशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। You might have heard that when the clothes of a person catches fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire। Can you guess why? यानी कि आप लोग ने देखा होगा कभी कभी, चाहे मूवीज़ में चाहे कहीं भी, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी अगर किसी भी आदमी को कपड़े में आग लग जाता है तो उसको ब्लैंकेट से उड़ा दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया जाता है, कोई भी चादर डाल दिया जाता है, उससे आग बुझ जाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। ये जो आप लोग देख सकते हैं, यार एक आदमी लेटा हुआ है, इसको ब्लैंकेट से उड़ाया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उस आदमी के शरीर में आग लग जाती है, जब हम उसको ब्लैंकेट से उड़ा देते हैं, तब क्या होता है कि ऑक्सीजन, वो जो आदमी रहता है वो फायर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, यानी कि एयर नहीं मिल पाता है, और वो ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करता है, इसीलिए वो फायर जो होता है वो बुझ जाता है। इसी की वजह से ब्लैंकेट उड़ा जाता है जिससे कि आग बुझ जाए। Can you burn a piece of wood by blinking a light matchstick near it? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire on wood or coal? Have you heard of forest fire? यानी कि आप लोग ने देखा ही होगा कि जैसे कि मैचस्टिक हमारे पास है, हमारे पास वुड है, तो क्या हम लोग एक मैचस्टिक से वुड को, अगर हम मैचस्टिक को जला के वुड के पास लेके जाएंगे तो क्या वो वुड जल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हम लोग को कोई पेपर को आग लगाना पड़ता है, उसके ऊपर वुड रख के, या फिर हम लोग केरोसिन ऑयल को उसमें डाल के आग लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं वो मैचस्टिक के पास लाने पे ही वो जल जाता है? चलिए हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperature? The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature। यानी कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस में आग लग जाए उसी टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे ही उसमें आग लग जाए वो टेम्परेचर हम लोग ने नोट कर लिया, यानी कि वही उसका इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर का डेफिनेशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? व्हाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स? यानी कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जो मैचस्टिक होता है उसको रखे रखे क्यों नहीं वो जल जाता है, क्यों उसको रब करने पे ही वो जलता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है, जब हम लोग उसको रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन जब होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उसी की वजह से उसमें आग लगता है। और ये तो हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं।
We find that combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Have you ever seen cooking oil catches fire when your frying pan is kept for long on a burning stove? आप लोग ने तो देखा ही होगा कि जैसे कि हम लोग कोई भी ऑयल लेते हैं किसी भी चीज़ में, अगर हम लोग गैस स्टोव पर उसको अगर बहुत देर तक रख देंगे तो उसमें फायर यानी कि आग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? Kerosene oil and wood does not catch fire on their own room temperature, but if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. But if wood is heated a little, it does not catch fire. Does it mean that ignition temperature of oil is lower than of wood? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? यानी कि केरोसिन ऑयल जो होता है उसको थोड़ा सा हीट देने पर वो जल जाता है, और वैसे ही हम लोग वुड को थोड़ा सा हीट देंगे तो वो नहीं जलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इग्निशन टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है और वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो केरोसिन ऑयल से ज़्यादा होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि केरोसिन ऑयल में थोड़ा सा हीट देने पर वो जल जाता है और वुड में नहीं जलता है, यानी कि वुड नहीं जलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज that it is essential for substances to reach ignition temperature to burn। यानी कि जैसे कि आप लोग यहाँ इस एक्टिविटी में देख पा रहे हैं कि जैसे इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, इग्निशन टेम्परेचर की वजह से जो जिसका भी इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो पहले जलेगा और जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो बाद में जलेगा। चलिए आगे देख सकते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन बॉयल द वाटर इन द पेपर कप। कैन यू थिंक एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? The heat supplies to the paper cup is transferred to the water by conduction. So the pressure of water, the ignition temperature of paper not reached. Hence, it does not burn the substances which have very low ignition temperature and can easily catches fire with a flame and are called inflammable substances। यानी कि जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक कप लिया गया है पेपर का और उसमें पानी लिया गया है, तो जब इसको हम लोग हीट दे रहे हैं तो जो पेपर है उसमें फायर नहीं कैच हो रहा है, क्योंकि जो भी फायर है वो कंडेंस हो जा रहा है उस वाटर में, यानी कि जो भी हीट है वो उस वाटर में चला जा रहा है। ये पेपर पे कोई भी हीट नहीं आ रहा है, इसीलिए ये पेपर नहीं जल रहा है। यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि द सब्सटेंस विच हैज़ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैचेस फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं जिसका भी इग्निशन टेम्परेचर सब बहुत कम होता है और तुरंत फायर कैच कर लेता है उसको हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि केरोसिन ऑयल और पेट्रोल। केरोसिन ऑयल और पेट्रोल ये होता है कि जैसे ही हम लोग उसको थोड़ा सा हीट देंगे तो तुरंत जल जाता है, इसलिए इसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? क्या आप कुछ और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के नाम बता सकते हैं? आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कुछ और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के नाम। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? चलिए जान लेते हैं कि कैसे हम लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। You must have seen or heard of fire breaking out in home, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmate। इसमें ये बताया कि आपने कहीं अगर देखा होगा कि कहीं दुकान में चाहे किसी इंडस्ट्री में चाहे किसी घर में अगर आग लग गया हो, तो आप उस स्टोरी को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और आप उस नोटबुक को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं। डज योर सिटी टाउन हैव अ fire brigade station where fire brigade arrives? What does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible substances so that its temperature is brought below the ignition temperature. The prevent fire from spreading. Water vapor also surround the combustible material। यानी कि आप लोगों ने देखा अगर आपके सिटी में फायर ब्रिगेड का जो एजेंसी है अगर, तो कहीं भी आग लगता है तो अगर फायर ब्रिगेड आता है तो क्या करता है? उस पर पानी डालता है। तो उसमें पानी ही क्यों डालता है? पानी डालने की वजह ये है कि जैसे ही हम लोग उस पर पानी डालते हैं तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर रहता है वो सब्सटेंस कूल हो जाता है और उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए उसमें जो आग है वो बुझ जाता है। ये इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट्स? तो इसमें पूछा गया है कि आप तो जानते ही होंगे कि
तीन तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं फायर को बर्न करने के लिए। तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? दिस आर फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट। यानी कि हमें ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं फायर बर्न करने के लिए। सबसे पहला तो फ्यूल। फ्यूल अगर नहीं होगा तो हम लोग फायर तो बर्न ही नहीं कर सकते हैं, कोई फ्यूल तो होना चाहिए। और एयर, ऑक्सीजन के संपर्क में ही फ्लेम कॉज करेगा। और हीट को देने पे ही वो जलेगा, और नहीं तो नहीं जल पाएगा। तो ये तीन चीज़ें कंबशन के लिए सबसे ज़रूरी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग और मोर ऑफ द दिस रिक्वायरमेंट। यानी कि हम लोग को अगर फायर को कंट्रोल करना है तो हम लोग को इसमें से किसी एक चीज़ को निकालना होगा। यानी कि या तो हम एयर का सप्लाई बंद कर दें, या तो हम लोग उसको हीट यानी कि इग्निशन टेम्परेचर उसका बढ़ा दें हीट कम करके, या फिर उसका फ्यूल हटा दें। इन तीनों चीज़ों में से अगर हम लोग किसी एक चीज़ को भी हटा देंगे तो हमारा फायर कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एलिमिनेटेड इफ फॉर इंस्टेंस, ये तो उसी पैराग्राफ का है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ कंबशन। अब हम देख लेते हैं कंबशन के टाइप्स। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव, द किचन टर्न्स ऑन द नूब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यानी कि आप एक गैस स्टोव के पास गैस को स्टोव को चालू करके अगर आप मैचस्टिक उसके पास लाएंगे तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड द फायर एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। यानी कि आप लोग ने देखा ही होगा कि जैसे गैस स्टोव में जो लाइटर का यूज़ किया जाता है, कभी कभी हम लोग मैचस्टिक को जलते हुए मैचस्टिक को अगर हम लोग गैस स्टोव के पास लाएंगे तो तुरंत जल जाता है। इसी को हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ों में हीट देने पर वो तुरंत अगर जल जाती है, यानी कि उसको हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं। दे आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे बर्न हो जाए, जैसे कि फॉस्फोरस। और सोडियम भी ऐसा सब्सटेंस होता है। सोडियम तो मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। यानी कि कुछ एक बार और हम लोग इसको रीड करते हैं। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। यानी कि बिना किसी हीट के दिए अगर कोई सब्सटेंसेस बर्न हो जाता है, यानी कि इसमें आग लग जाती है, तो इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस में बिना कुछ हीट दिए वो रूम टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। Spontaneous. We generally have firework on festival days. When a cracker is ignited, suddenly reaction takes place with the evolution of heat. Light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also be if pressure is applied on the cracker. यानी कि आप लोग ने देखा होगा कई फेस्टिवल पे हम लोग क्रैकर का यूज़ करते हैं, यानी कि पटाखों का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग तो उसमें थोड़ा सा हीट एनर्जी देते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वैसे ही वो तुरंत उसमें आग लग जाता है, और वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी क्रिएट करता है, और वो गैस भी क्रिएट करता है। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे बर्निंग को हम लोग एक्सप्लोजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा फ्लेम। Observe as LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of the candle flame? Recall the experiencing of the burning of the magnesium ribbon in the class where you do not have experience of burning the remaining items. Table 6.2 you can do that below. यानी कि आप लोग ने देखा ही होगा एलपीजी, यानी कि जो भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो हम लोग उसको किचन में यूज़ करते हैं जब तो उसका फ्लेम किस रंग का होता है, और कैंडल का फ्लेम किस रंग का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कैंडल का जो फ्लेम होता है वो येलोइश टाइप का होता है, और जो एलपीजी का फ्लेम होता है वो ब्लूइश टाइप का होता है। तो इस टेबल में आपको यही बताना है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये जैसे कि आप लोग आगे देख सकते हैं, कैंडल का जो फ्लेम है वो येलोइश टाइप का है, और जो एलपीजी गैस का जो फ्लेम है वो ब्लूइश टाइप का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। The substances which vaporize during burning gives flame. For example, kerosene oil, molten wax rise through the wick and vaporize during burning.
from flames. Charcoal, on the other hand, does not vaporize. Do so does not produce a flame. Could the vapors of wax coming out of the glass tube be cause of flame produced? When a candle flame is steady, introduced to clean glass plate, slide into luminous zone of the flame. यानी कि अब हम लोग कैंडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैंडल में क्या क्या कौन कौन से फ्लेम होते हैं. द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, यानी कि जो सब्सटेंसेज होते हैं वो जलने पर वेपोराइज हो जाते हैं. अब उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. गिव्स फ्लेम, जो भी सब्सटेंस होते हैं अगर वो हीट देने पर, अगर यानी कि जलने पर वो अगर वो वेपोराइज हो जाते हैं, यानी कि उसमें फ्लेम बनेगा. और फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल आपने देखा ही होगा. केरोसिन ऑयल को अगर हम लोग ज़मीन पे गिरा कर हम लोग उसको जलाएं तो वो जलने के बाद ख़त्म हो जाता है, यानी कि वेपोराइज हो जाता है. तो इसलिए ये बता रहा है कि जब भी कोई भी चीज़ जलने पर अगर वो वेपोराइज हो जाए, यानी कि उसमें फ्लेम ज़रूर बनेगा. तो यही इस पैराग्राफ में बताया गया है. होल्ड इट देयर विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड, देन रिमूव इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो बोला गया, व्हेन अ कैंडल फ्लेम इज स्टडी, इंट्रोड्यूस टू क्लीन ग्लास प्लेट, स्लाइड इनटू द लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम, होल्ड इट there with a pair of tongs for 10 seconds, then remove it. What do you observe? A circular blackish ring formed on the glass plate. यानी कि आप एक कोई ग्लास लीजिए, उसको चिमटी से पकड़िए और कैंडल के जोन के लुमिनियस जोन, यानी कि सबसे टॉप वाले जोन को थोड़ा ऊपर ले जाके वहीं पे थोड़े 10 सेकंड के लिए वहीं पे होल्ड करिए. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या देखेंगे? तो आपको ये दिखेगा कि उसमें जो जब आप उसको जलाएंगे तो उसमें ब्लैकिश टाइप का कुछ बन जाएगा उसी ग्लास प्लेट पर. होल्ड अ थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर 30 सेकेंड. आप कोई भी कॉपर का थिन, जैसे कि हमारे घर में जो भी कॉपर के वायर होते हैं उसमें से थोड़ा सा कॉपर वायर निकाल के आप एक कैंडल के जोन में उसको लेके जाइए. तो आप उसमें क्या देखेंगे? जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है, ये जो कॉपर वायर है इसको टोंक से पकड़ा गया है और टोंक्स से पकड़ के इसको कैंडल के जोन में लेके जाया जा रहा है. नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट. तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ही हम लोग 10 या 30 सेकंड के बाद उसको बाहर निकालेंगे तो रेड, यानी कि रेडिश टाइप का हो जाएगा, बहुत ही गर्म, हॉट और रेडिश टाइप का हो जाएगा. डज इट इंडिकेट दैट नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हायर टेम्परेचर? यानी कि क्या ये इंडिकेट करता है कि नॉन लुमिनस जोन जो होता है, यानी कि जहाँ पे इस कॉपर वायर को लेके गया गया है, यानी कि ये जो नॉन लुमिनस जोन है वो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अभी तो वो रेड हॉट हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया वो कॉपर वायर. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस जगह पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था. गोल्ड स्मिथ बिलो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेमेबल विथ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. तो गोल्ड स्मिथ होते हैं, यानी कि जो गोल्ड को जो मेल्ट करने वाले होते हैं, जो गोल्ड को मेल्ट करके ऑर्नामेंट बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रॉ की तरह का मेटेलिक पाइप लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि फ्लेम में उसमें पंप करते हैं, यानी कि अपने मुंह से उसमें हवा भरते हैं, तो जो भी चीज़ें रहेंगी वो मेल्ट हो जाती हैं. व्हाट इज द फ्यूल? तो चलिए हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज द फ्यूल. रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ द हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड, कारकोल, पेट्रोल, केरोसिन. दिस आर सब्सटेंसेस कॉल्ड फ्यूल्स. यानी कि जो भी सब्सटेंसेस डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो है जैसे कि वुड, कारकोल, पेट्रोल, केरोसिन. वुड, कारकोल, पेट्रोल, केरोसिन हम लोग डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं. दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल. आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि इस सब्सटेंसेस को हम लोग फ्यूल कहते हैं. अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल. यानी कि एक गुड फ्यूल हम लोग उसको कहेंगे कि जो हम लोग को आसानी से अवेलेबल हो जाए, जो हम लोग को आसानी से मिल जाए. इट इज़ अ चीप, यानी कि जो बहुत सस्ता हो. इट बर्न्स, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका क्लोरोफिक वैल्यू हो. मैंने तो आपको बताया था क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है. और देखते हैं आगे.
easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not have any leave behind unstable substances. यानी कि एक गुड फ्यूल को हम लोग किसको कहेंगे कि जो भी बहुत सस्ता हो और बहुत ज़्यादा हाई क्लोरिफिक वैल्यू का हो और वो जब जले तो कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को ना छोड़ दे, यानी कि कोई भी सब्सटेंसेस को ना छोड़ दे। जैसे कि हम लोग कोल को जब जलाते हैं तो उसमें राख बच जाता है, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस ना बचे। जैसे कि एलपीजी होता है, एलपीजी को हम लोग जलाते हैं तो उसमें कोई भी सब्सटेंसेस नहीं बचता है, वो पूरा जल जाता है। There is probably no fuel that could be considered as ideal fuel. We should look for a fuel which is fulfill most of the requirement as a particular use. यानी कि ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसमें ये पूरी क्वालिटी हो, तो हम लोग को ऐसा कुछ फ्यूल देखना होगा जिसमें इसके ज़्यादातर क्वालिटी हो। तो some fuels are cheaper than others. Make a list of fuel familiar to you. Group them as a solid, liquid or gases. यानी कि आप कुछ ऐसे फ्यूल्स के नाम बताइए जो बहुत सस्ते हो, इसमें जिसमें ये सब क्वालिटीज हो। आप इसको अपने नोटबुक में एक टेबल बना के लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ्यूल इफिशियंसी। सपोज यू वेर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल, विच फ्यूल यू विल प्रीफर, गिव योर रीज़न। यानी कि अगर आपको एक पानी दिया जाए एक कप में, तो आपको उसको बॉईल करना है। आपको अगर 3 फ्यूल दिया जाए, काउ डंग दिया जाए, कोल दिया जाए और एलपीजी दिया जाए, तो आप इन तीनों फ्यूल में से कौन सा चूज़ करेंगे? मैं तो एलपीजी चूज़ करूँगा क्योंकि एलपीजी में बहुत ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होता है। तो आप एलपीजी क्यों चूज़ करेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। यू मे हैव टेक अप हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा सबसे अच्छा रहेगा आपको जलाने के, यानी कि वाटर को बॉईल करने के लिए। डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। यानी कि क्या ये तीनों फ्यूल जो होते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कंप्लीट कंबशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड क्लोरिफिक वैल्यू। तो मैंने आपको पेट्रोलियम और कोल एंड पेट्रोलियम में आपको मैंने बताया था क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है। तो 1 kg जो भी फ्यूल है उसको 1 kg बर्न पे जितना भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्लोरिफिक वैल्यू कहते हैं। द क्लोरिफिक वैल्यू फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स कॉल्ड किलो जूल। यानी कि क्लोरिफिक वैल्यू को हम लोग किलो जूल के यूनिट में नापते हैं। क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल आर गिवन इन टेबल 6.4। इस टेबल 6.4 में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनका क्लोरिफिक वैल्यू दिया गया है। जैसे कि काउ डंग का जो है वो 6000 to 8000 किलो जूल, वुड का जो है 17,000 to 22,000 किलो जूल, कोल का 25,000 to 33,000 किलो जूल, पेट्रोल का 45,000, कैरोसिन का 45,000। ऐसा ही आप लोग सारा देख सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे फ्यूल जो जिसको बर्न करने पे हार्मफुल प्रोडक्ट बच जाएं। तो देखते हैं इसको हम लोग। द इंक्रीजिंग ऑफ फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। दिस फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेज सच एज अस्थमा। यानी कि जो कार्बन फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल, कोल और एक था पेट्रोल और वुड, यानी कि वुड, कोल और पेट्रोल को जो हम लोग जलाते हैं तो अनबर्न्ड कार्बन निकलता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है। और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि फ्यूल कंजप्शन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सबके पास गाड़ी होता जा रहा है, यानी कि उसमें फ्यूल कंजप्शन और बढ़ेगा। गाड़ी में पेट्रोल और डीजल यूज़ किया जाता है। पेट्रोल और डीजल को यूज़ करते समय गाड़ी में उसमें से अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो इसीलिए हमें कुछ फ्यूल कंजप्शन को हमें कम करना होगा। इसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे कि अस्थमा आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों का अस्थमा हो रहा है। ये सिर्फ फ्यूल कंजप्शन की वजह से हो रहा है। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। Incomplete combustion of these fuels give carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in closed room.
द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। यानी कि अगर किसी भी रूम में अगर कोई भी सब्सटेंस जलाया जा रहा हो जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहा है, अगर वहाँ पे कोई आदमी सोया है तो वो उसकी जान भी ले सकता है। ये इतना घातक होता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बर्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। यानी कि जो हीट यानी कि पृथ्वी को जला रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चौथा पॉइंट देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। मोरोवर petrol engine gives off gases oxide of nitrogen oxide of sulfur and nitrogen dissolved in rainwater and form acids such as rain in acid rain। यानी कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, कोल और डीजल को जलाते समय सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है। इसकी वजह से एसिड रेन कॉज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं और जब बारिश होता है तो वो बारिश के साथ मिलके नीचे आता है तो वो वही एसिड रेन फॉर्म करता है और एसिड रेन हमारे लिए बहुत घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। अब हम देखेंगे कीवर्ड्स, एसिड रेन। तो दोस्तों हम कीवर्ड्स को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को।